Hello students, how are you all? Hope all of you are well. I am Sonu Kumar or S Kumar. I am going to teach you chemistry. In the previous video, one of the student known Het Patel, he had commented, "Sir, I have not understood Avogadro's law." First of all, thank you very much Het Patel that you have commented, and I understood that you are facing some problems. ऐसे ही अगर आप सब लोग अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस वीडियो में भी, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं समझ सकूं और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूं। राइट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मज़ा आएगा आज जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट तो। लेकिन सबसे पहले मैं हेत जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनके डाउट को सबसे पहले मैं सॉल्व करना चाहूँगा। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सर आपने जो एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन किया था, आई हैव नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव एक्सप्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन अबाउट हिज डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? I have written one concept about the Avogadro law. That first of all you should understand about the atoms and molecule. What is atom? Can you tell me? Atom means the smallest particle of an element which take parts in chemical reaction, but it may or it may not exist. And what is molecule? Molecule is the smallest particle of a substance. It exists, means it has independent existence, right? So that only I have written here, you can go through it. Avogadro differentiated the ultimate particle of an element that takes part in the reaction and the ultimate particle that has independent existence. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और जो नेचुरली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दे बोथ आर डिफरेंट. The smallest particle of an element that takes part in the chemical reaction is called atom. It may or may not have independent existence. ये जो केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा पार्टिकल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वह एटम या तो एग्जिस्ट कर सकता है इस पूरे खुले वातावरण में, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है या नहीं भी कर सकता है. कुछ एलिमेंट्स है जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, वो खुले अवस्था में एग्जिस्टेंस करते हैं बट नॉट ऑल. ओके, सो हियर व्हाट आई वांट टू से यू इज द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट. बट सेकेंड लाइन यू कैन सी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. राइट, तो मॉलिक्यूल वो सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट होते हैं. राइट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस और अ मैटर व्हिच हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. अब एवोगैड्रो साहब क्या कहते हैं? एवोगैड्रो स्टेटस दैट he argued first of all that since smallest particle of a gases that has independent existence in nature is molecule not an atom. उन्होंने कहा कि जो गैसेस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है ना कि एटम है. जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, उन्होंने कहा कि वो मॉलिक्यूल है, वो एटम नहीं है. लेकिन यहां पर सबसे पहले आ गया द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज एटम. तो इस पर एवोगैड्रो साहब जो है थोड़े टेंशनलाइज हो गए और उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी किया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है स्पेशली अबाउट द गैसेस दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज molecule not an atom. Hence the volume of gases should be related to the number of molecules not to the number of atoms. उन्होंने कहा कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल का जो होगा वो स्पेशली रिलेटेड होना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ना कि नंबर ऑफ एटम से. याद रखना हेत जी स्पेशली आपके लिए कि अगर आपको ये एवोगैड्रो ने क्या कहा था इससे ज्यादा डीप हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, उसके बाद गैस-गिलुसेट लॉ के बाद हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे. यहाँ पर इस चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है बट इस कंसेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है. इस कंसेप्ट में उन्होंने सीधा सीधी कहा कि जब भी एग्जिस्ट करेगा कोई भी गैसेस जो रिएक्शन है दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दैट इज मॉलिक्यूल नॉट एन एटम, हेंस द वॉल्यूम ऑफ गैसेस शुड बी रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल्स नॉट टू द नंबर ऑफ एटम्स. उन्होंने वही कहा कि कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? वो रिलेटेड होगा हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, ना कि नंबर ऑफ एटम्स. यहाँ पे उन्होंने
equal volume of all the gases under the similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। इन्होंने कहा equal number of gases, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है इक्वल नंबर, वो कंटेन जो करते हैं कि अगर एक सर्टेन हम लोग टेम्परेचर या प्रेशर ले लें तो वहां पे ये लिखा हुआ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर आप बात करें किसी भी गैसियस वॉल्यूम के जो नंबर ऑफ गैसेस इक्वल वॉल्यूम है, जो गैसेस के वॉल्यूम है वो जो है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लोग सर ये कैसे हुआ? तो ये जो मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है, इसको गौर से देखना आप। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे सबसे पहले एक गैस ले लो, जो भी गैस का रिएक्टेंट साइड है और उसका जो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, इस दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब रिएक्ट जैसे ले लो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है, इनके जो वॉल्यूम्स होंगे और जो हमारा प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका जो वॉल्यूम वो दोनों इक्वल होना। जैसे हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल, ये हमारा एक सर्टेन सा रिएक्शन है। अगर इसी रिएक्शन को हम एवोगैड्रो लॉ के तहत एक्सप्लेन करें तो n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन गिव्स 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोगों ने रिएक्शन तो पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, देख लीजिए यहाँ पर n प्लस n इज इक्वल टू 2। तो अगर मान लीजिए इस 2n को अगर यहाँ से 2 को डिवाइड कर दें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/2n प्लस 1/2n इज इक्वल टू n। यही कंसेप्ट है एवोगैड्रो का। एवोगैड्रो सिर्फ यही कहना चाहता है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा रिएक्टेंट साइड में, उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। जैसे हम लोग याद कीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर एवोगैड्रो स्पेशली रिलेटेड है गैसियस लॉ से। मतलब गैस के जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स है, गैसेस का जो वॉल्यूम होगा, वो कह रहे हैं इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। n प्लस n इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे देख लीजिए n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्लस n मॉलिक्यूल ऑफ chlorine gives 2n molecule of hydrochloric acid. Similarly, as I have informed you, if I talk about n plus n is equal to 2n, so half n plus half n is equal to 1n, right? Because this 2 in the mathematical formula you know very well. If what happens here, 2 is multiplied. If it comes this side, so it will become division. So half n plus half n is equal to 1. आप किसी भी रिएक्शन को देख लीजिए, मेन एवोगैड्रो साहब का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मेन है, याद रखना है कि जितना भी रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होगा गैसेस का, वही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में भी होगा। दैट्स इट, गॉट इट? आई होप हेड जी आपको समझ में आया होगा कि equal number of gaseous molecule in the reactant side will be equal number of molecules in the product side. That was the main that was the main conception of Avogadro. Now after Avogadro law we will move towards mole concept. So if you want to write this, then you can go and you can write also, otherwise you can take a screenshot. After taking a screenshot we will move towards mole concept. I hope all of you have understood about this Avogadro's law. So now let's start the mole concept. Before starting the mole concept, there are few topics that we have to understand. As for example, atomic mass unit, molecular mass, empirical formula. These all are the few topics that we have to understand before starting the mole concept. Can anybody tell me what is atomic mass or AMU? Have you heard the word AMU? किसी ने इस वर्ड को सुना है? AMU. एक्चुअली क्या हुआ, जब हम लोग अपना वेट करते हैं तो हमारा केजी में वेट होता है। तो एटम का जो मास होगा वो किस में होगा, उसका कुछ ना कुछ यूनिट होना चाहिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम्स जो है इसके ऊपर में काफ़ी इन लोगों ने रिसर्च किया और उसके बाद उन लोगों ने बताया इस सब का एक एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए। तो AMU, शॉर्टकट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इज AMU। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। सो लेट्स स्टार्ट एटॉमिक मास।
चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे पता चला कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास इतना ही है। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तो बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन हो गया, तो 1 ग्राम क्या 1 इलेक्ट्रॉन ग्राम का भी आप मेजरमेंट कर सकते हो। बट बिफोर द एडवेंचर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइनिंग द वन atomic mass accurately, accurately I'm talking about, scientists were determining the mass of one atom। मतलब किसी भी एटम का जो एक मास एक्यूरेसी कितना होगा ये डिटरमाइन करने से पहले, मतलब किसी भी एलिमेंट का कि इसका एटॉमिक मास कितना है, उससे पहले साइंटिस्ट लोग इसके बारे में फाउंड करना स्टार्ट कर दिए कि आखिर वन एटम का मास कितना है। और ये उनको काफी मतलब मशक्कत करनी पड़ी, तकलीफ उठानी पड़ी। तो उन्होंने किसी एक एलिमेंट को रिलेटिव ले करके उसके कंपैरिजन में उन्होंने सारे एलिमेंट्स का मास कर दिया। जैसे सबसे पहला एलिमेंट उन्होंने लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाज द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे इजी। तो उन्होंने हाइड्रोजन का मास 1 मान लिया और हाइड्रोजन का कंपेयर करके सारे एलिमेंट्स के, भाई ये इसका 2 गुना, ये 3 गुना, ये 4 गुना, मतलब एक एटम को रिलेटिव करके दूसरे एलिमेंट का मास डिटरमाइन कर दिए। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि भाई सबका आइसोटोप्स होता है। आइसोटोप जानते हैं ना आप लोग, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आइसोटोप का मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हम सब ह्यूमन बीइंग है, राइट? क्या हम सब एक ही जैसे रहते हैं 24/7? देखना, आपका जब टीचर्स के पास जाते हो तो एक अलग फॉर्म्स होता है, जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो तो आपका एक अलग रूप होता है, एन्जॉयमेंट, वो आपका असली रूप दिखता है वहाँ पे। उसके बाद जब कभी आप पूजा पाठ करते हो तो उसका अलग रूप दिखता है कि कितना बच्चा इमोशनल है, कितना सेंसिटिव है। उसके बाद जब आप किसी भी क्विक रिएक्शन करना चाहते हो तो उस समय एक आपका अलग रूप होता है। सो दीज आर योर फॉर्म्स ऑफ आइसोटोप, मीन्स यू आर सिंगल, राइट? हम सब एक हैं। देखो, या तो आप स्कूल में जाते हो तो एज यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, राइट? सो आवर फॉर्म्स आर डिफरेंट, बट व्हेन वी आर स्टेइंग एट होम, एज इन द फॉर्म ऑफ सन, as in the form of brother, so that time means our activities are different। तो मतलब क्या होता है, हम एक ही है लेकिन हमारा फॉर्म्स चेंज होता है। सिमिलरली एटम इज सेम, आइसोटोप में क्या होता है, दे आर सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास, हैविंग डिफरेंट मास। जैसे कार्बन का C612, C613, C614, कार्बन तो वही है, एटॉमिक नंबर भी वही है, लेकिन उनका जो मास है 12, 13, 14। तो अब क्या हुआ कि वो लोग धीरे धीरे डिटरमाइन करने लगे और कार्बन के ऊपर में उन्होंने पता किया कि ये इसका स्टेबल फॉर्म है, मतलब स्टेबलिस्ट फॉर्म है ये C12। तो उन्होंने फिर उसको रिलेटिव लेकर के कि बोला कि C12 जो हमारा कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको रिलेटिव लेकर के ये कार्बन का एक ऐसा फॉर्म है जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, C612, C613 एंड C614। तो उन्होंने C612 वाला फॉर्म लेकर के उसके रिलेटिव में सारे एलिमेंट्स का फिर उन्होंने एटॉमिक मास डिटरमाइन किया। तो चलो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या लिखा है। बिफोर द एडवेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मासेस एक्यूरेटली, scientists were determining the mass of one atom relative to the another atom by experiment. Means hydrogen being the lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1। मतलब बिना कुछ सोचे समझे हाइड्रोजन को आर्बिट्रेरी करके उनका मास 1 उन्होंने कर दिया, विदाउट एनी यूनिट। उस समय हाइड्रोजन के मास का क्या यूनिट होगा उस समय नहीं था, सीधे हाइड्रोजन को 1 मान लिया कि हाइड्रोजन का मास 1 है। एंड अदर एलिमेंट्स वेर असाइन्ड मासेस रिलेटिव टू इट, मतलब फिर दूसरे एलिमेंट्स को उसके रिलेटिव में करके उनका मास को डिटरमाइन। बट 1961, याद रखना, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, जो केमिस्ट का यूनियन होता है, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसी तरह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट है, केमिस्ट्री रिलेटेड जो कुछ भी होता है। तो ये सारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट 1961 सेलेक्टेड द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा स्टेबल का जो कार्बन का जो स्टेबल फॉर्म है वो है C12 आइसोटोप एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उन्होंने क्या क्या देखा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट का कौन सा आइसोटोप स्टेबल है, तो उन्होंने कार्बन को लिया और कार्बन जो है उसका C12 आइसोटोप बहुत ही स्टेबल था, तो उसको उन्होंने ले लिया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट, एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक। वही कार्बन 12 को
एटॉमिक मासेस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर के वह बहुत सारे एलिमेंट्स को उसके रिलेटिव में कंपैरिजन किया। इन दिस सिस्टम कार्बन 12 इज असाइन्ड एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 क्यों लिया? क्योंकि ये सिस्टम में उन्होंने ये असाइन किया द मास एग्जैक्टली ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कार्बन 12 का जो एक्यूरेट मास है तो वो एग्जैक्ट 12 गुना है। जैसे C12 हम लोग लिखते हैं ना, तो 12 बार, मतलब उसका एटॉमिक मास 12 ऐसे नहीं लिया, वो आइसोटोप जो है उसका 12 बार है, 12 गुना है, मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ C12 इज असाइन्ड एज अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। 12 एटॉमिक मास यूनिट यहीं से स्टार्ट किया कि ये इसका स्टेप। देखो हर केमिस्ट भी ऐसे ही नहीं ले सकता है किसी भी एलिमेंट को कि भाई इसको ले लिया इसके रिलेटिव में, सब कुछ का पहले जो है जस्टिफाई किया जाता है, जांच किया जाता है कि आखिर ये लेने लायक है या नहीं है। तो कार्बन 12 जो था दैट वाज द स्टेबलेस्ट फॉर्म, और वही स्टेबलेस्ट फॉर्म स्टेबल लेकर के क्या आखिर ये एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट है, मतलब एक एलिमेंट का 12 एटॉमिक मास यूनिट है, इसीलिए कार्बन 12 को लिया गया और उसका ऐसा यूनिट AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। एंड द मासेस फॉर ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड। अब देखो सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को कंपैरिजन कर दिया कि भाई ये सारे एलिमेंट्स है, इसमें कार्बन 12 जो है वो एग्जैक्ट 12th एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन 12 का है, तो इसीलिए उसको ले लिया एज अ यूनिट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो अब कैसे डिफाइन करोगे आप व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू, अ मास व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। मास एग्जैक्टली, ये जो लाइन है इस लाइन को हमें याद रखना। कोई पूछेगा आपको कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो यहां से ये लाइन आप लिख लेना, ये हमारा सबसे परफेक्ट लाइन है, यही लाइन इसका डिफाइन है, बस इतना था। अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम एंड 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इसका जो वैल्यू उन्होंने निकाला सी कार्बन 12 का, कि आखिर व्हाट इज द वैल्यू, तो उनको वैल्यू निकला था 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। याद रखना बच्चों कि यहां से किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास यूनिट है यहां से रिलेटिव करके कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। तो ये जो है 1/12 मास ऑफ सी कार्बन 12 एटम, उसका वैल्यू 1 AMU इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला में लिख लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना और ये नोटबुक में लिख लेना। इसी से पता चला था किसी भी एलिमेंट का ये हमारा 24 है, किसी भी एलिमेंट का मास कैसे डिटरमाइन करना है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 into 10⁻⁻24 ग्राम। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट tells us how many times an atom of the element is heavier than 1/12 of the carbon C12। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास हमें क्या बताता है कि वह C12 का 1/12 मास ऑफ C12 से कितना गुना भारी है। रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ C12, मतलब जो भी एलिमेंट का मास होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट by 1/12 mass of the atom of the carbon 12। मतलब ये 1/12 mass of the carbon 12 को रिलेटिव लेकर ही हमें किसी भी अदर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिट मिला। तो याद रखना ये जो है मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखो जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें कि हाइड्रोजन का मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कितना है, तो हाइड्रोजन का देख लो मास ऑफ द एटम ऑफ द हाइड्रोजन 1.6736 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसका हाइड्रोजन का मास ऑफ द एटम का इसका मास है। तो अब मान लीजिए अगर हम AMU के टर्म में डिटरमाइन करें तो 16736 into 10⁻⁻24, क्योंकि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इतना है और 1/12 मास कितना है इसका वैल्यू 1.66056 into 10⁻⁻24। ये कर दिया, ये दोनों 10⁻24 ग्राम कैंसर, और इस दोनों को डिवाइड करोगे 1.007 विच इज approximately equal to 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब हाइड्रोजन का एक्यूरेट एटॉमिक मास यूनिट 1.008 है। हम लोग कितना मान के चलते हैं 1 लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो इसी तरह यहाँ पे देख लो ये एटॉमिक मास का जो हम लोगों ने कंपैरिजन किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एटॉमिक मास यूनिट की
बच्चों को होता है कि सर ये एटम का मास कितना होगा, कैसे इस एटम का इतना मास हो गया। तो ये कंसेप्ट जो है आपको ये क्लैरिफाई कर देगा कि रियली व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एटॉमिक मास यूनिट का ये जो मैंने अंडरलाइन किया ये वर्ड याद रखना, अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। AMU is equal to 1.66056 into 10 raised to -24 ग्राम। किसी भी एलिमेंट का आप फिर एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। देखो अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू राइट फ्रॉम दिस बोर्ड इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, यहां से लिखो और यहां से कंप्लीट कर दो आप, एक वन एटॉमिक मास यूनिट यहां से स्टार्ट कर दो आप, और यहां से स्टार्ट करने के बाद आप वहां तक लास्ट तक लिख सकते हो, राइट। ये मेन थिंग है, अदरवाइज आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आराम से नोटबुक में लिख लेना। हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डिस्टरबेंस हो, सर मुझे ये वापस नहीं समझ में आया, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज अ मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कहने का मतलब कि ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से ही किसी भी एक एटम का मास डिटरमाइन हुआ था, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें आया था 1.6605 into 10 raised to -24 ग्राम। ये जो चीज है यही है एटॉमिक मास यूनिट। इसको कंपैरिजन में लेकर के आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन का हमने निकाला, इसका हाइड्रोजन का मास जो है एक एटम का इतना है 1.673 into 10 raised to -24 ग्राम। इसके कंपैरिजन में हमने लिया और ये फॉर्मूला पे हमने सेट किया रिलेटिव एटॉमिक मास के फॉर्मूला पे, और हमको हाइड्रोजन का जो एग्जैक्टली मास आया इन टर्म्स ऑफ AMU दैट वाज 1.008। आप देखना पीरियोडिक टेबल जब लोगे तो वहां पे देखना नीचे में 1 लिखा रहता है और ऊपर में 1.008, वो 1.008 जो है वह हमारा एटॉमिक मास यूनिट है हाइड्रोजन का। गॉट इट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। आई होप आप लोगों ने एवरेज स्पीड शायद 6, 7, 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। एवरेज स्पीड, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आप देखना स्पीड हमारा वेरी करता है अकॉर्डिंग टू रोड। अगर रोड हमें अच्छा मिल जाता है तो हम लोग 70-80 के स्पीड में बाइक ले जाते हैं। अगर थोड़ा रोड में डिस्टर्बेंस है, कहीं जो है मतलब ऊपर नीचे है, तो वहाँ पर हम लोग 40, 30, 40, 50 ऐसे स्पीड में ले जाते हैं। तो हमारा स्पीड वेरी करता है। तो अगर हम लोग स्पीड निकालें कि मेरा बाइक का स्पीड क्या हो गया, तो वो एवरेज स्पीड होता है, राइट। वैसे ही अब जो हमारा न्यू टॉपिक है, उस न्यू टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। ये एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप देखो कि बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आइसोटोप, मतलब उनका एक अलग अलग फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया था, कार्बन C12, C13, C14, तो सबका अलग अलग मास है। तो अब उन सबको कैलकुलेट करके एक मास बनाना है और वही मास हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए हम लोग सीखते हैं व्हाट इज एवरेज एटॉमिक। आई होप सब लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, और अगर आपको इस रिलेटेड अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर देना कि सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ओके। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ईच एंड एवरी वीडियो, बिकॉज इफ यू विल नॉट वॉच द वीडियो देन यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व the assignment whatever I am providing to you. So remember dear students, whatever the assignment you are getting, each and every question answers I had explained in my video. So don't forget to watch full video. ऐसा नहीं कि भगा भगा करके देख लिया हो गया फिनिश, ऐसा मत करना। फुल वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसको कहोगे एवरेज एटॉमिक मास? अब तो आपने एटॉमिक मास यूनिट अभी आपने सीखा है। अब जो हमारा न्यू टॉपिक है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। What is average? Average का मतलब क्या होता है, बता सकते हो आप? एवरेज अप्रॉक्स का मतलब क्या होता है, लगभग। और एवरेज का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारी बाइक की एवरेज क्या है, तुम्हारा बाइक का माइलेज क्या है। आप लोग बार बार डिस्कस करते हो कौन सा बाइक लूँ मैं, ये वाला बाइक अच्छा रहेगा, वो वाला बाइक अच्छा रहेगा, राइट। तो चलिए हम लोग जो न्यू टॉपिक है हमारा
एवरेज एटॉमिक मास, उसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास, अभी आप जो भी एलिमेंट्स के मास यूज करते हो पीरियोडिक टेबल से, वो सब के सब एवरेज एटॉमिक मास ही है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट का जो जो आइसोटोप्स फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब एलिमेंट्स, लेकिन जितना भी एलिमेंट्स का आइसोटोप्स एग्जिस्ट होता है, उन सारे एलिमेंट्स का एवरेज करके ही वहाँ पे लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा मैंने डिफाइन लिखा है, आप लोग कहोगे सर इतना बड़ा है, आप कह रहे हो छोटा। इसमें से आपको बस मेन चीज याद रखना, ये फॉर्मूला, when we use atomic mass of elements in calculation, we actually use their average atomic masses of these elements. Why we are using these average atomic masses? Because naturally occurring elements exist more than, जो भी एलिमेंट्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स का 1, 2 या 3 आइसोटोप्स होते ही होते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें आप, हाइड्रोजन जो पहला है उसके भी 3 आइसोटोप्स है, तो वो तीनों आइसोटोप्स का मिला करके उसका एवरेज एटॉमिक मास ही 1.008 है। गॉट इट। डिट्रियम और ट्रिटियम, और एक हमारा जो हाइड्रोजन 1 वाला है वो प्रोटियम, तो उसमें जिसमें हाइड्रोजन का एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो हो गया प्रोटियम, जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। उसका दूसरा वाला डिट्रियम, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, तीसरा एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर ट्रिटियम। तो ये तीनों का एवरेज एटॉमिक मास जो है 1.008 है। तो जितने भी एलिमेंट जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ आइसोटोप्स होते हैं। या आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट रिलेटिव मासेस। सबका अलग अलग मास होता है। जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन का बताया, वैसे ही कार्बन का C12, C13, C14, सबका एटॉमिक नंबर जो है 6 होगा, लेकिन मास नंबर 12, 13 एंड 14 you have seen that each and every elements having the same elements atomic number but their atomic mass, तो वो रिलेटिव जितने भी हैं उनके सबका अलग अलग डिफरेंट मासेस होते हैं। the average mass of various elements, remember this point here, the average mass of various elements are determined by multiplying the atomic mass of each isotopes by its fractional abundance and adding the value thus obtained। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि जितना भी एलिमेंट का जो जो आइसोटोप्स हैं, कितने परसेंटेज, ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप जैसे मान लो अलग अलग आइसोटोप है और सब 100%, कोई 200, सबका मिला करके 100% होगा। अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है 2 आइसोटोप में फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक 35 यूनिट और दूसरा 37 यूनिट। तो ये दोनों यूनिट के जो क्लोरीन है, तो इनका एक रेशियो होता है कि इतना परसेंटेज 35 यूनिट वाला 75% है और 37 वाला 25% है। तो वो जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, कितना परसेंटेज ऑफ एविडेंस है उनका नेचर में, आप देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लोरीन कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग रिलेटिव मासेस 35 यूनिट एंड 37 यूनिट। The relative abundance of these isotopes in nature is in the ratio 3:1। 3:1 रेशियो में वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 3:1 मतलब 3x plus 1x is equal to 100, 4x is equal to 100, x is equal to 25%। अगर 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% हमारा 35 यूनिट वाला एग्जिस्ट करता है, और 37 वाला जो है 25% एग्जिस्ट करता है। तो अगर इसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, अगर हम बात कर रहे हैं क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इंटू 3, क्योंकि ये देख लो 3:1 रेशियो में आपको दे दिया, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 75% और 25% रहता तो क्या करते हो आप, तो डायरेक्टली यहाँ पे 75/100, यहाँ पे 25/100, नीचे 100 है ही दोनों का से। वैसे ही यहाँ पे thus the atomic mass of chlorine in the average are different, so here average atomic mass of chlorine 35 into 3, क्योंकि 3:1 रेशियो में 35 जो है 3 और 37 जो है 1, so 35 into 3 plus 37 into 1 by 3 plus 1, तो 35 into 3 होता है 105, 37 into 1 होता है 37, और दोनों को ऐड करोगे तो 142/4, दैट इज 35.5। तो आप देखना क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है दैट इज 35.5। आप देखना पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी लिखा रहता है क्लोरीन का मास 35.5। क्यों? क्योंकि वहां पे कैलकुलेट करके वो लोगों ने लिखा है 35.5।
वैसे ही किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो यहाँ पे देख लीजिए, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू द परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। जो जितने भी उसके आइसोटोप्स, अगर नाइट्रोजन का बात करें, नाइट्रोजन का आपको पता है कितने आइसोटोप्स हैं? मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रोजन के जनरली दो आइसोटोप्स है, 14 एंड 15। तो अगर जो परसेंटेज आपको दे दिया जाए तो जैसे पहला लिखना है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू एविडेंस इन परसेंटेज, कितने परसेंटेज में पहला आइसोटोप है। दूसरा मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, उसका कितना परसेंटेज है। तीसरा, अब जितने भी आइसोटोप्स है उसको हम लोग सबको सम कर लेंगे अपॉन 100। या 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो 100 में ही होगा, टोटल का सम जो भी होगा। जैसे मान लो अभी मैंने बात किया था क्लोरीन का, क्लोरीन का 75% और 25%, 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100। तो नीचे में 100 रहेगा, बाकी ऊपर में जितने भी परसेंटेज एग्जिस्ट करे वो आप वहां पे लिख दो, और सबका सम करके 100 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होगा वही एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पर क्लोरीन का मैंने निकाला है, आपको मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का दे रहा हूं क्वेश्चन, आपको नाइट्रोजन का बनाना है, राइट। चलो एक सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन है आपका, लिख लिया सब लोगों ने? खाली फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, नाइट्रोजन अकर्स इन द नेचर in the forms of two isotopes with atomic mass 14 and 15 respectively। नाइट्रोजन जो है दो आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है, 14 and 15। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज, यहाँ पे मैं एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू दे रहा हूँ 14.0067, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टू आइसोटोप्स? What is the percentage of two isotopes? मतलब यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है दोनों का। कैसे निकालोगे? क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? नाइट्रोजन अकर्स इन द नेचर इन द फॉर्म्स ऑफ टू आइसोटोप्स with atomic mass 14 and 15 respectively। if average atomic mass of nitrogen is, एवरेज दे रहा हूँ मैं सीधे, एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू 14.0067, देन व्हाट इज द परसेंटेज एविडेंस ऑफ दिस टू आइसोटोप्स? मतलब दोनों 14 वाले का भी परसेंटेज निकालना है और 15 वाले का भी परसेंटेज निकालना है। कितना दोनों? क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ना तो मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ फर्स्ट आइसोटोप का और ना ही सेकेंड आइसोटोप का। आपको सीधा सीधी निकालना है दोनों कितने परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। देखो नीचे में फॉर्मूला, क्वेश्चन क्या था हमारा? नाइट्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास मतलब AAM, इसका मतलब आम आदमी पार्टी में, AAM, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू मैंने कितना बताया आपको? 14.0067, 14.0067। और दो नाइट्रोजन है, एक 14 वाला और दूसरा 15 वाला। अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबको पता है, 7, राइट। तो देखो 14 और 15 का हमको ना तो ये पता है फर्स्ट पर्सन जो 14 वाला है वो कितना परसेंटेज है, और ना ही हमको सेकेंड वाला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे, लेट्स कर लेंगे। मान लिया कि 14 वाला जो है वो X परसेंटेज, सपोज 14 वाला जो है, 14 वाला आइसोटोप वो X परसेंटेज है, तो 15 वाला कितना हो जाएगा बताओ? कोई बता सकता है 15 वाला कितना होगा? क्योंकि दोनों का मिला करके कितना होगा? 100, तो ये सीधा सीधे 100 माइनस X होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा? यस और नो? यस।
तो अब ये फॉर्मूला नीचे में लिख देना, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इंटू एविडेंस इंटू मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड एविडेंस अपॉन 100। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, अब ये हमारा नाइट्रोजन जो 14 वाला है, 14 वाला कितना है x% प्लस 15 वाला जो है वो 100 माइनस x% है अपॉन 100। इसका वैल्यू है 14.0067 इज इक्वल टू 14x प्लस 1500 माइनस 15x अपॉन 100, राइट। चलो 100 को हम लोग इधर ले आते हैं, 14.0067 इंटू 100 इज इक्वल टू 14 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 50 माइनस x प्लस 1500, राइट। अब यहां पे माइनस x आया, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? माइनस x का वैल्यू हम लोगों को इतना मिला है। अब हमें इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो माइनस में आएगा, इसीलिए माइनस है, घबराने की कोई बात नहीं है। फॉर्मूला खाली आप लोग याद रखना एवरेज एटॉमिक मास का, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, राइट। चलिए कोई बात नहीं, बहुत इजी है, आई होप सबको समझ में आएगा। चलो 00 है तो 00 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1400.67 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1500। 1500 इस साइड प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1400.67 माइनस 1500 इज इक्वल टू माइनस x। देयरफॉर माइनस x इज इक्वल टू कितना होगा, अब देख लो 1500 निगेटिव है और ये 1400 पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली माइनस में ही आंसर आएगा। माइनस, इस दोनों को माइनस कर लो, 100 से कम आएगा, कितना आएगा माइनस 99.33। देखो हाँ, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 6 3, अब ये हो जाएगा, और ये 15 5 माइनस 4, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 99.33। 99.33 दोनों को माइनस कर लोगे 99.33, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो x जो है हमारा हो जाएगा 99.33। तो x क्या था हमारा, ये हमारा x था 14 वाला, तो ये जो है देख लो, तो ये 14% वाला, ये जो है हमारा 99.33%, ये नाइट्रोजन का 14 जो एटॉमिक मास है वो कितना एग्जिस्ट करता है 99.33, और अगर 15 वाला बात करें तो 100 माइनस 99.33 कितना हो जाएगा बता दो, 0.67, 0.67%। इस दोनों का निकालो, देख लो तुम्हें 99.33 इट इज अप्रॉक्स 100%, राइट। तो अगर ये लगभग में, तो इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 14 वाला जो मास है वो हम लोग यूज करते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हो, AAM का मतलब एवरेज एटॉमिक मास। ये जब लिख लोगे आप लोग तो इसी हिसाब से आपको और दो मैं जो वर्कशीट आएगा उसमें दूंगा एवरेज एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए, जिससे आप इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास, ये दो बच गए हम। ये दोनों के बाद हम लोग मोल कंसेप्ट हमारा आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज इस वीडियो में जो जो हम लोग सीख रहे हैं, जैसे एटॉमिक मास हमने सीखा, एवरेज एटॉमिक मास, अब इसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। अगर आप लोगों को लिखना है तो इसको लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हो। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, राइट। तो बताइए व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। Yes, what is molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic masses of each element by the number of atoms and adding them together.
मोलिकुलर मास जो है वो हमारे सारे एटॉमिक मासेस का सम है. सो व्हाट विल राइट, मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स. चलिए, तो मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. कोई भी मॉलिक्यूल होगा जैसे H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, NO3, O3, कोई भी मॉलिकुलर मास जो है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स, उसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के मास का सम. अदरवाइज इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम. अब कितने एटम, जैसे मान लीजिए वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम. तो उसी तरह से कोई भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स होंगे वो एटम्स को हम लोग उसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर. एज फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द वाटर का देख लो आप लोग. द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इज 2 into, अब हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008, अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले निकाला है 1.008 यूनिट, और ऑक्सीजन का 16 होता है. सो 1 into, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 1 एटम है. 2 into 1.008 यूनिट, दैट इज 2.016 यूनिट, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 18.016 यूनिट. राइट, ये हमारा एक्यूरेट मॉलिक्यूलर मास है, एक्यूरेट. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स मान के ही निकालते हैं. किसी भी एलिमेंट्स का अगर हम लोग निकालते हैं तो अप्रॉक्स. चलिए अब मैं आपको बताता हूं, आपको फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2. कितना होगा? सल्फर का एटॉमिक मास पता है आपको, सल्फर का होता है 32. राइट, सो 32, यहाँ पे एक सल्फर है, सो 1 into 32 यूनिट प्लस 2 into 16 यूनिट. ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, सो 32 1 जा 32 यूनिट और 16 2 जा 32 यूनिट. 32 प्लस 32 64 यूनिट हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 इज 64 यूनिट. ऐसे किसी भी एलिमेंट का, देखो ये 9th में ही आपने पढ़ा होगा आई थिंक सो, तो 9th में किसी भी एलिमेंट का हम लोग मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं. मॉलिक्यूलर मास के बाद है हमारा फार्मूला मास. तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्मूला मास. फार्मूला मास स्पेशली ये जब आयनिक कंपाउंड होता है, हमने मॉलिक्यूलर मास में देख लिया कि आखिर कोई भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो सही है, कोवेलेंट बॉन्ड है उनका, इजीली हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड, तो उनका जो है, क्योंकि वो सही नहीं होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या वैलेंसी है नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आयनिक कंपाउंड का कैसे मास निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला मास आया. इन द केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट मॉलिक्यूल्स. आयनिक कंपाउंड में वो कितने मॉलिक्यूल में वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट ओनली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड. वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं कितना रेशियो है. जैसे अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 1:1, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है. डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड अ फार्मूला यूनिट. उसको हम लोग फार्मूला बोलते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, उसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, उसको फार्मूला यूनिट बोलेंगे ऑफ द कंपाउंड. इन सच कंपाउंड्स देयरफॉर वी डू नॉट यूज द टर्म मॉलिक्यूलर मास. इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास वी यूज द टर्म फार्मूला मास. याद रखना, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि वहां पे वो कितने मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है, Cl2, राइट, उसकी एटॉमिसिटी 2 है. लेकिन वहां पर सोडियम क्लोराइड में तो Cl सीधे लिखा हुआ. क्वेश्चन ये होता है ना, तो आखिर उस टाइम पे जब भी हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो आयनिक कंपाउंड में it does not represent its molecule but only represent the ratio of different ions of the compound. वो सिर्फ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट आयंस का रेशियो हमें रिप्रेजेंट करता है. तो इसीलिए इसको हम लोग फार्मूला यूनिट कहते हैं. और ऐसे मास को इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास वी यूज द टर्म फार्मूला मास. So formula mass of the compound is obtained by adding atomic mass of all the atoms in a formula unit of the compound. कि मतलब जैसे ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार से फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स.
वही है, जितना चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, तो हर एक एटम का जो भी मास होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे, वही उसका फॉर्मूला यूनिट होगा। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड को जैसे देख लीजिए, Na का कितना मास होता है 23 यूनिट, और Cl का 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 58.5 यूनिट होगा। तो मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड में भी जो भी आइटम्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे, या फिर जो भी रेशियो है आयनिक कंपाउंड में भी, अगर मैं आपको बोलूंगा कि KCl का आप निकालोगे तो KCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, फॉर्मूला मास। तो पोटेशियम का जो मास होगा 39 और Cl का 35.5, वैसे आप ऐड कर दोगे तो जो भी 74.5 आपका आंसर आएगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, अभी तो हमने जस्ट निकाला था एटॉमिक मास। सर ये क्या है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख लेना, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, फॉर्मूला है हमारा एटॉमिक मास का, कि आखिर कैसे, जैसे हाइड्रोजन का 1.008 क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है 1 है, उसी प्रकार से किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी सबका अलग अलग है। आपको शायद पता भी होगा, मैंने आपको जब एलिमेंट्स के नेम लर्न करना सिखाया था उसमें बताया था ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी सबकी 1 होगी, जो ग्रुप नंबर 2 है सबका 2, ग्रुप नंबर 13 का 3, 14 का 4, 15 का 3, 16 का 2, 17 का 1 और इनर्ट ग्रुप का 0 हो जाएगा, राइट। तो वैलेंसी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। डुलोंग और पेटिट्स लॉ जनरली ये हमें नहीं पढ़ना होता है, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट IIT JEE या फिर एडवांस अदरवाइज नीट लेवल में पूछ देगा कि ये कौन थे और उन्होंने क्या दिया था, तो याद रखना डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सॉलिड इज 6.4। किसी भी सॉलिड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा और स्पेसिफिक हीट होगा उस एलिमेंट का जो स्पेशली सॉलिड फॉर्म में है, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू 6.4, means the product of atomic mass and the specific heat of any solid element is 6.4. I hope all of you have understood about this, all the video terms, and if you are having any type of doubt, this whole session, ये 42 मिनट्स या 45 मिनट्स का जो भी आपका सेशन है, ये पूरे सेशन में आपको जो भी डाउट है, प्लीज ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट माय स्टूडेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। As initially only I had informed you, Het Patel had commented, sir, I have not understood about that term. So I had explained, before starting a new concept, I explained about his doubt. So similarly, if you are having any doubt, so please drop your doubt into the comment box section so I can understand. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. And one more thing. After this video, I am going to explain you about the main term of this topic, that is mole concept. After mole concept, we'll move towards the different things like molarity, molality. Each concept I will go, but one by one, as we can understand, we can solve all the numericals. If you are watching by skipping all these video terms, then you are not going to get anything. That's why watch video very concentrately. Don't miss a single second from this video. So I hope all of you have enjoyed about this video, and after viewing this video, you will be able to solve all the problems. Thank you very much.